साथियों नमस्ते। साथियों मैं वापस आ गया हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। जो पिछला वीडियो था उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। आपका जो रेस्पॉन्स था वो वाकई में अद्भुत था और उससे मोटिवेट होकर मैं एक बार पुनः दूसरा वीडियो नए प्रयोग के साथ आया हूं। और आज साथियों बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस कि एक वाक्य में कौन कौन से भाग होते हैं और एक वाक्य का निर्माण हम किन किन प्रक्रियाओं से कर सकते हैं। साथियों पहले हमें समझना है कि अंग्रेजी में सेंटेंस होता क्या है। देखिए बोर्ड पे। साथियों अंग्रेजी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है, आप उसको ABCD बोलिए या अल्फ़ाबेट बोलिए। हिंदी में अगर हम इसको वर्णमाला बोले, उसी तरह से अंग्रेजी में ये टोटल जो अल्फ़ाबेट्स होती है वो 26 होती है, ऐसे लेके Z तक। ये अंग्रेजी की पहली इकाई मानी जाती है। इसको लेटर यानी अक्षर बोला जाता है। जिस तरह से हिंदी में ए आ ई ई होता है, कह गए होता है, उसी तरह अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब ये लेटर के बाद में एक या दो से अधिक लेटर मिलके फिर निर्माण करते हैं एक वर्ड का। वर्ड यानी शब्द। वर्ड का निर्माण कैसे करते हैं? वर्ड का मतलब होता है शब्द, और शब्द वो होता है जिसका कोई मतलब निकलता हो, जिसका कोई भाव हो। उसमें एक लेटर भी हो सकता है, उसमें दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे पेन है, अब पेन में 3 लेटर हो गए PEN, लेकिन इसका मतलब हो गया कलम। जैसे मैन हो गया MAN, इसमें भी 3 लेटर है, मैन यानी आदमी। किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे किसी का नाम राजू है। अब राजू में 4 लेटर हो गए, लेकिन वो एक व्यक्ति का नाम हो गया। उसी तरह जैसे इंग्लिश है। अब इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में 3 और 4 7 लेटर हो गए। 7 लेटर मिलके एक वर्ड बना रहे हैं। तो दोस्तों सबसे छोटी इकाई तो होगी अंग्रेजी की लेटर यानी अक्षर। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है वर्ड। और जब वर्ड मिल जाते हैं तो फिर निर्माण होता है सेंटेंस का, यानी वाक्य का। और वाक्य कैसे होता है? वाक्य का मतलब होता है कि जैसे 2 3 5 7 मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ये सारे वर्ड मिलके एक वाक्य बनाते हैं। और उस वाक्य में एक बिल्कुल सटीक लैंग्वेज या जो आप बात करना चाहते हो वो शामिल हो जाती है। जिस तरह से जैसे एक सेंटेंस है कि I am a teacher, I am a teacher, मैं एक टीचर हूँ। इसमें 1 2 3 4 वर्ड्स हो गए, बहुत सारे लेटर्स हो गए। तो ये तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। और फिर इससे भी अगली एक इकाई होती है, जब बहुत सारे सेंटेंस इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर पैराग्राफ बनता है। तो हमारी शुरुआत होती है लेटर से, यानी वर्णमाला के अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के 26 अक्षर। वो अलग अलग जगह सेट होकर निर्माण करते हैं वर्ड का, वर्ड यानी शब्द का निर्माण करते हैं। और फिर वर्ड मिलकर निर्माण करते हैं सेंटेंस का, यानी एक वाक्य का। और बहुत सारे वाक्य मिलके 5 7 10 15 जो भी सेंटेंस होते हैं वो मिलके एक पैराग्राफ बनाते हैं। और पैराग्राफ के बाद आपका बनता है एक पार्ट, एक लेसन, एक यूनिट या एक टॉपिक। तो अगर हमें कोई टॉपिक बनाना है, कोई पैराग्राफ बनाना है, कोई लेसन बनाना है, या हमें अपनी बात लिखनी है, कहनी है, तो हमारी शुरुआत हमें करनी होगी वर्ड से और सेंटेंस। तो गाइज आज बात करेंगे हम कि सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं, सेंटेंस के मुख्य पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सेंटेंस बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ये आज का अपना टॉपिक रहेगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देखते हैं दोस्तों आगे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें शामिल रहती है। साथियों 3 सेंटेंस आपके सामने नजर आ रहे हैं, 3 वाक्य। मोहन कक्षा 10 में पढ़ता है, रमेश खेलता है, मैं एक किसान हूं। अब तीनों सेंटेंस में एक चीज आपने नोट की होगी कि तीनों ही सेंटेंस में, जैसे पहला सेंटेंस है मोहन कक्षा 10 में पढ़ता है, तो यहां पे एक काम हो रहा है पढ़ने का, पढ़ना। दूसरा सेंटेंस रमेश खेलता है, इसमें एक काम हो रहा है खेलना। तीसरा सेंटेंस है मैं एक किसान हूं, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। अब एक चीज और देखी होगी आप लोगों ने कि इसमें एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, इसमें भी एक व्यक्ति, इसमें भी व्यक्ति, मतलब तीनों में
कोई न कोई काम करने वाला या कोई न कोई मुख्य व्यक्ति है। यहाँ पे एक चीज देखिए, मोहन पढ़ता है, लेकिन एक चीज और जोड़ी गई है कि मोहन कक्षा 10 में पढ़ता है। यहाँ पे एक चीज है रमेश खेलता है, लेकिन रमेश क्या खेलता है ये हमें नहीं दिया गया है। रमेश क्रिकेट खेलता है, रमेश हॉकी खेलता है, रमेश फुटबॉल खेलता है, इसका कोई भी ब्यौरा यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो एक चीज हमारी समझ में आई है दोस्तों कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में इसको सब्जेक्ट बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ता, कि जो भी कोई काम करता है या जिसके द्वारा भी कोई काम किया जाता है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद में एक चीज आ रही है पढ़ना, खेलना, ये सारी चीजें अंग्रेजी में कहलाती है वर्ब, यानी क्रिया। और इसके बाद में आया जैसे कक्षा 10 है, अगर यहां आ जाता है कि रमेश हॉकी खेलता है, तो हॉकी कक्षा 10, ये जो किसान है, ये सब इसके कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, यानी कर्म, जिसको हिंदी में कर्म बोलते हैं। दोस्तों एक चीज आप नोट कीजिएगा कि किसी भी सेंटेंस में जो कोई व्यक्ति कार्य करता है या जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, यानी वो हमारा कर्ता हो जाता है। जितने भी एक्शंस है, जितने भी काम है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिजिकली भी करते हैं कुछ काम मेंटली करते हैं, हम सोच रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, किसी के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, या किसी को देख के हम देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें इंटरनल एक्टिविटीज हो जाती है। तो आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य, चाहे वो फिजिकली हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, आंतरिक बाह्य कोई भी काम हो, ये सारे चीजें हो जाती है वर्ब। मतलब दुनिया में जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य क्रिया कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। और ऑब्जेक्ट, अगर आपके सेंटेंस में आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, उस क्रिया के साथ में अगर आपको हिंट दिया जाता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, या आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, या आप कहाँ पे जा रहे हो, बाजार में जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, तो ये सारे जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। इन सब पे विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको संक्षिप्त में बता दिया देता हूँ कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों से मिलके हमारा एक सेंटेंस बनता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में क्रिया हो, जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट होना लगभग तय होता है, लेकिन कई सेंटेंस है, जैसे ये सेंटेंस है कि मैं एक किसान हूं, यहां पे कोई कार्य नहीं हो रहा। ऊपर जो दोनों सेंटेंस है, इसमें एक में हो रहा है कि पढ़ना, एक में हो रहा है खेलना। इसमें नहीं हो रहा था, बाद में जोड़ा हमने हॉकी, ये इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों से मिलके एक वाक्य बनता है। अब तीनों पे हम अलग अलग बात करेंगे कि सब्जेक्ट तो कितने प्रकार के होते हैं, कर्ता कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब कौन कौन सी होती है, या ऑब्जेक्ट क्या कुछ हो सकता है, ये अब देखेंगे हम इसी वीडियो में आगे। साथियों, सब्जेक्ट के प्रकार वैसे तो दो होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, यानी एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता। अब एक वचन कर्ता में कौन कौन से आते हैं? ही यानी वह पुरुष, सी यानी वह यानी महिला, इट और नेम, ये तो आते हैं एक वचन में। मतलब वह, ही, सी, इट का यूज वैसे मोस्टली जितने भी पदार्थ वगैरह होते हैं इनका यूज काम आता है। और नेम, कोई भी नाम हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, किसी का भी नाम हो, देश का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, ये सब सिंगुलर नाउन यानी एक वचन में शामिल होते हैं। अगर बात करें बहुवचन कर्ता की, तो एक तो आई यानी मैं हो जाता है, वी यानी हम, यू यानी तुम और दे यानी वे। इन चारों को बहुवचन में माना जाता है, यानी प्लूरल नाउन में माना जाता है। इसके अलावा अगर एक से अधिक कोई चीज हो, जैसे स्टूडेंट है एक, स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे, तो वो भी हमारे बहुवचन में आ जाते हैं। तो सब्जेक्ट को मोटे तौर पे दो चीजों में बांटा गया है, एक वचन, बहुवचन। एक वचन में आप याद रखिएगा ही, सी, इट, नेम, और बहुवचन में हमें याद रखना है कि आई, वी, यू और दे। इसके अलावा एक छोटा सा और है कि पर्सन के आधार पे बांटा जाता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में साथियों आता है, फर्स्ट पर्सन का मतलब मैं और हम, जिसके बारे में यानी जो बात करता है, तो इसमें आ जाएगा आई और वी। सेकंड पर्सन
जो सामने हो, जैसे यू यानी तुम। और थर्ड पर्सन में वो आते हैं जिसके बारे में आप और हम मिलके बातचीत करें, जो वहां पे मौजूद नहीं हो, जैसे ही आ जाएगा, सी के बाद में इट और दे। ये चारों वो पर्सन है, जब ये दोनों मिलते हैं, आई वी या आई यू ये मिलते हैं तो इनके बारे में बातचीत होती है, तो ये हमारे पर्सन हो जाएंगे। लेकिन हमें फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं किसी सेंटेंस में, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में ही, सीट नेम, तो बहुवचन में आई वी यू और दे। ये क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट के बारे में एक बार फिर मैं बता दूं आपको। जैसे इनका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल हो गया कि ही से कोई शुरू करेंगे वाक्य, तो ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ही और ये हो जाएगा एक वचन। उसी तरह जैसे इससे लेते हैं वी, जैसे वी आर गोइंग टू होम, वी आर गोइंग टू होम, हम घर जा रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा वी और ये हो जाएगा बहुवचन। उसी प्रकार जैसे आई से आ जाएगा कि आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। तो वैसे तो मैं सो रहा हूं एक की बात हो रही, लेकिन इसको अंग्रेजी ग्रामर में बहुवचन माना जाता है। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारे नोटिस में रखना है कि आई हमेशा बहुवचन में होता है, सिंगुलर नाउन में नहीं होता। लेकिन वैसे पर्सन में ये फर्स्ट पर्सन होता है। तो ये बात होगी हमारे सब्जेक्ट की। अब बात करेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की। साथियों अब बात करते हैं वर्ब की, यानी क्रिया की। अब क्रिया वैसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटी गई है, एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब कौन कौन सी होती है, जैसे गो यानी आना, कम यानी जाना, टेक यानी लेना, रीड यानी पढ़ना, स्लीप यानी सोना, डांस यानी नृत्य करना, लिसन यानी सुनना, गिव यानी देना, लाफ यानी हंसना, राइट यानी लिखना, सी यानी देखना। ये सारी जो क्रियाएं हैं वो आप और हम सुबह से शाम तक एक्शंस, ये सब आम जिंदगी में होते हैं। तो जो एक्शंस हमारे द्वारा होते हैं और जिन पे टेंस का फर्क पड़ता है वो सब मेन वर्ब होती है। ये मुख्य क्रियाएं हैं, ऐसी हजारों लाखों क्रियाएं हैं। ये समय के साथ इनका जो रूप है वो बदल जाता है। प्रेजेंट में अलग हिसाब से, वर्तमान काल में, पास्ट में अलग हिसाब से, तो फ्यूचर में ये अलग हिसाब से आती है। इसके बारे में जब टेंस का टॉपिक आएगा उस पर विस्तार से बात करेंगे। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती है, इनका यूज साथियों मुख्य रूप से वहाँ होता है जिस सेंटेंस में कोई मुख्य क्रिया नहीं होती हो। जैसे ध्यान दीजिएगा एक सेंटेंस में, जैसे मैं एक किसान हूं, ये सेंटेंस मैंने आपको लिखा था। अब इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, मुख्य कोई काम इसमें होना पाया नहीं जा रहा है, तो यहां पे हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। कैसे करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं, बाद में विस्तृत बात करेंगे। जैसे आई एम ए फार्मर, तो जो एम है इसने हमें इंडिकेट किया है कि ये हूं, इसके लिए एम का यूज हुआ है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वर्तमान काल में। उसी तरह भूतकाल में होती है वाज, वर और हैड। अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो विल, सेल, विल बी, सेल बी। वर्तमान काल में इज, एम, आर, हैज, हैव। हेल्पिंग वर्ब के ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा। वर्ब के ऊपर भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे अभी, जब हम टेंस की बात करेंगे, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करेंगे, पैराग्राफ राइटिंग की बात करेंगे। फिलहाल मैंने आपको शॉर्ट में इतना समझा रहा हूं कि सब्जेक्ट बात हो गई, वर्ब की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं यहीं पे है ऑब्जेक्ट की। साथियों किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट हो तो हमें साफ दिख जाएगा, उस ऑब्जेक्ट पे टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक सेंटेंस है, यहीं पे लिख देता हूं मैं आपके सामने कि मैं एक फल खा रहा हूं, मैं एक फल खा रहा हूं। अब एक फल
सेंटेंस है कि मैं खा रहा हूं, लेकिन मैं क्या खा रहा हूं? एक फल। यहां पे मैं एक आम खा रहा हूं, या मैं एक रोटी खा रहा हूं, या मैं एक नारियल खा रहा हूं, या मैं एक बिस्किट खा रहा हूं, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे वर्ड सेंटेंस में जिनके ऊपर या जो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में आते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। आगे जब हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियोस में तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट इतना रहेगा कि अगली बार जब भी मैं आऊँगा तो हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले बनाएंगे हम वो सेंटेंस जिनके अंदर कोई क्रिया नहीं होती है, फिर बात करेंगे क्रिया वाले सेंटेंस कैसे बनाए जा सकते हैं। उससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स हमें क्लियर करने हैं, लेकिन आप कम से कम 100 वर्ब ऐसी देख लें जो आपके ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक काम आती है। बस इतना तैयार रखें। उसके बाद हम लोग आराम से हिंदी माध्यम से बहुत सारे वीडियोज़ बनाएंगे। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जिस प्रकार का रिस्पॉन्स आप लोगों ने पिछले वीडियो में दिया है, आप थोड़ा सपोर्ट और कीजिए। उम्मीद है कि आप और हम मिलकर हिंदी माध्यम से अंग्रेजी पढ़ाने का बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। इंग्लिश गुरु मुकेश चैनल को अब तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल से जुड़े, कमेंट करके जरूर जाइए कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। थैंक यू साथियों, मिलते हैं जल्दी।